हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ PYQs जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। PYQs से ही हमें पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे एस्टेट के अंदर आते हैं। इसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं हमारे 60 में से 60 जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 जो क्वेश्चन होते हैं उसके उन 20 क्वेश्चन के थ्रू हम कैसे अपने केमिस्ट्री के पूरे सिलेबस को लेकर चल सकते हैं, किस तरह से हम नोट्स बनाने हैं हमें उसके साथ साथ, और किन गलतियों से हमें बचना है कि कैसे कैसे हम पूरे सिलेबस को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जबकि जो हमारा क्वेश्चन पेपर आता है ना, क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे को सिलेक्टेड पोर्शन से होते हैं, सिलेक्टेड कंसेप्ट से होते हैं, उन्हीं से वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। देखो जैसे हमने 2024 के पेपर को सॉल्व किया था तो उसमें देखेंगे हम भी 2023 के पेपर में कितने सारे क्वेश्चन इंटरलिंक है जो उसी से रिलेटेड हैं, उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा घुमा के दे दिया है और किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है। इसमें हमारी अप्रोच रहेगी कि पूरे सिलेबस को केमिस्ट्री को हम कैसे कवर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट इन 40 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट। देखो ये हमारा जो थर्ड चैप्टर है हमारा 9th क्लास का एटम एंड मॉलिक्यूल्स, उस चैप्टर से है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक हम इसके नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो हमारा कंपाउंड है ना फेरिक सल्फेट, इसके जो ये कंपाउंड है इसमें पहले नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होंगे तभी हम FS और O के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। वही इसमें फाइंड आउट करना है, FeS एंड O के नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। अभी देखो FeSO4 का हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस। इसमें जो हमारा Fe है ना वो +3 आयंस है इसके, और जो SO4 आयन है वो 2 नेगेटिव चार्ज के साथ है। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बन जाता है। ये 9th क्लास में उसी चैप्टर में है, थर्ड चैप्टर में हमारी एक टेबल है जिसमें सारे आयंस के कुछ चार्जेस दे रखे हैं। अगर उन चार्जेस को हम साथ साथ कर लेते हैं तो कोई भी फॉर्मूला हम आराम से ड्राइव कर सकते हैं। अभी ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया, अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स का जो इसमें सीक्रेट है वो वही है कि नंबर ऑफ मोल्स वाला जो फॉर्मूला है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को अगर हम कर लेते हैं, इन क्वेश्चन को हम आराम से बना लेते हैं। ये क्या होता है हमारा, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यही फॉर्मूला होता है। सिंगल फॉर्मूला होता है जिससे कई बार किसमें क्या पूछ लेता है, कभी तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ लेता है, कभी गिवन मास देखे नंबर ऑफ मोल पूछ लेगा, कभी नंबर ऑफ मोल देखे गिवन मास पूछ लेगा। मोलर मास हमें पता होता है, जब एलिमेंट हमें पता है तो उसका मोलर मास तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं इस कंपाउंड के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने, गिवन मास हमें दे रखा है 40 ग्राम। 40 ग्राम जब हमें गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें गिवन नहीं है। मोलर मास जो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा कि मोलर मास कितना होगा। मोलर मास कंपाउंड का कैसे निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स के मोलर मास को, एटॉमिक मासेस को ऐड कर देंगे तो मोलर मास निकल जाएगा। अभी देखो Fe जो है ना हमारा एटॉमिक नंबर होता है 26 और मास दे रखा है उसका 56। कितने एटम्स हैं Fe के, Fe के जो हमारे एटम्स है ना 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स इंटू में 56, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 12 तो 5 10 और 1 11, 112 हो गया है। उसके बाद सल्फर है, सल्फर के हमारे कितने होते हैं 16, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक मास हो जाएगा 32। सल्फर के कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स यूज हुए हैं तो 3 इंटू में 32, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। उसके बाद ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, हमें पता है 16 इसके एटॉमिक मास होता है। तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने ऑक्सीजन के 12 हैं, तो 12 एक का कितना होता है 16, तो 12 का कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72 भारी कम 12 और 19। अभी देखो इन्हों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो गया 0, ये 0 एंड 2 + 2 4, तो ये हमारा कितना हो गया, मोलर मास निकल के आ रहा है हमारा 400। जब मोलर मास हमारा 400 निकल के आ रहा है और 40 हमारा क्या था, गिवन मास था, तो इस तरह से हम कट करके इसे कैसे निकाल सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा तो ये कितना बचेगा 1/10, और 1/10 को हम कितना लिख सकते हैं 0.1। देखो इस यहाँ से हमारा क्या फाइंड हो गया कि हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है पूरे कंपाउंड के अंदर 0.1 है। जब मोल्स पूरे कंपाउंड के अंदर हमारे पास निकल के आ गए तो FeS और O तीनों के, हम तीनों एलिमेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे आके ना बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तक नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लेते हैं लेकिन उसके बाद क्या करते हैं ना, इस तरह के क्वेश्चन को वो सोचते हैं कि बहुत लेंथी है, न्यूमेरिकल्स इसमें यूज हो रहे हैं, कंसेप्ट यूज हो रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा इनमें कंसेप्ट को पकड़ना। अगर कंसेप्ट को एक बार पकड़ लिया ना तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाते हैं। कैसे, देखो इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स अगर टोटल कंपाउंड के पता है तो अभी हमें एलिमेंट्स के निकालने हैं, तो बच्चे इसमें ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसे ना जनरल तरीके से समझते हैं। मान लो हमारे पास ना एक नंबर ऑफ फैमिली है, नंबर ऑफ फैमिली कितनी है 1, उसमें 2 बॉयज़ हैं
3 गर्ल्स हैं और बड़े लोग हैं 12। ये इतना नॉर्मली हम बता सकते हैं। एक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं 2, आसानी से बता दिया। एक फैमिली के अंदर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 3, बड़े लोग कितने हैं 12। अभी अगर मैंने बोल दिया कि नंबर ऑफ फैमिली 2 हो गई, अगर नंबर ऑफ फैमिली 2 हो गई इसका मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 2 फैमिली है, इनटू में एक में कितने थे 2, तो 2 × 2 कितने बता दिए हमने 4, नंबर ऑफ बॉयज 4 हो जाएंगे। अभी आप निकाल के दिखाइए कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ गर्ल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, वही 2 की फैमिली नंबर 2 है, इनटू में 3 तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगी नंबर ऑफ गर्ल्स। ऐसे ही हम फैमिली को निकालेंगे, बड़े लोगों को निकालेंगे तो कितना कर देंगे 2 × में 12 तो कितना हो गया 24। तो देखो हमने कैसे निकाला, नंबर ऑफ फैमिली जब हमें पता है तो नंबर ऑफ फैमिली को मल्टीप्लाई कर दिया जितने नंबर ऑफ मेंबर्स उसमें थे। तो ऐसे ही नंबर ऑफ फैमिली अगर 3 हो जाएंगी तो भी उसमें हम निकाल सकते हैं कि अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे और बड़े लोग कितने होंगे। इस तरह से अगर हमें ये कंसेप्ट समझ आ जाता है तो इससे ना हम आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बना लेते हैं। कैसे, अभी देखो एफ जो हमारा है ना, एफ में कितने नंबर ऑफ कितने एटम्स हैं एफ के 2 एटम्स हैं, एस के हमारे 3 हैं और ऑक्सीजन के हमारे कितने एटम्स हैं 12 एटम्स यूज हुए हैं। अब देखो एफ के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं 2, और आपकी नंबर ऑफ फैमिली का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कंपाउंड के अंदर, इसे फैमिली कंसीडर करके चल सकते हो और इनको इसके मेंबर्स अंदर इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.2। ऐसे ही अगर सल्फर है, सल्फर के कितने एटम्स हैं 3 एटम्स यूज हुए हैं और मोल्स कितने हैं पूरी कंप्लीट 0.1 तो कितने आ जाएंगे 0.3, ये भी निकल गया। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के कितने एटम्स यूज हुए हैं 12 और हमारा जो मोल है टोटल कंपाउंड का वो 0.1 ही रहेगा सभी केसेस में, तो ये कितना आ जाएगा 1.2। तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं कि किस तरह से हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि नंबर ऑफ मोल्स इसमें कैसे निकलेंगे। देखो यही एक कंसेप्ट को इसको छोड़ना नहीं है, इसे बहुत अच्छे से कर लेना। इसमें ना एक ही पेपर के अंदर 3 क्वेश्चन मूल कंसेप्ट क्या है, नेक्स्ट में आपका गिवन मास पूछ लेगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछेगा, या फिर आपको इसमें से कोई और तरीके से मतलब इसी फॉर्मूले से वो क्या करता है घुमा के एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन को पूछता है। तो इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बहुत अच्छे से कर लेना है। अब ये क्वेश्चन समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये 10th क्लास से है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसी से आया है। इसमें देखो कुछ रिएक्शंस हैं, थोड़ी सी हमें रिएक्शंस तो पढ़नी पड़ेंगे, एक बार जब पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन को हम आसानी से बना सकते हैं। बट इसमें अगर आपको चारों रिएक्शंस भी नहीं आती ना, उनमें से 1 या 2 भी आपने अच्छे से पढ़ रखी है, उनको मैच कर लेते हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को ना हम 1-2 से भी बना लेते हैं। कैसे, देखो इसमें हमने क्या देखा, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सबसे पहले फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये 10th क्लास में जो हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, आपके 2 ही दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, AgBr और AgCl, जो क्या करते हैं आपकी जो सनलाइट होती है ना, सनलाइट में इन्हें खुला छोड़ दो तो ये इनमें से मॉइस्चर आपका अलग हो जाता है, या इसमें से जो होती है ना क्लोरीन गैस अलग हो जाती है, और जो सिल्वर है वो बच जाता है ग्रे कलर का। 2 ही है। तो यहाँ से हम फोटोकेमिकल को पकड़ सकते हैं कि फोटोकेमिकल जो होता है ना वो AgBr वाला होगा, जो फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इन दोनों को यूज करते हैं। तो ये हमारा A जो हो जाएगा ना 4th के साथ जाएगा, तो एक भी आपने पकड़ लिया तो देखो A 4th के साथ जाएगा, लेकिन इसमें 3 हैं A 4th के साथ, तो एक ही ऑप्शन अभी हम कट कर पा रहे हैं। उसके बाद अलग देख लेते हैं। उसके बाद देखो डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन होती है ना वो ईजी होती है कैच करनी, क्योंकि उसमें डिस्प्लेस हो रहा होता है, एक मेटल दूसरे को क्या कर रही होती है, डिस्प्लेस कर रही होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा आएगा डिस्प्लेसमेंट। देखो AgBr है, इसमें सॉरी Mg है और CuSO4 है, तो इसने Mg ने इसे डिस्प्लेस करके Cu को, तो SO4 के साथ खुद अटैच हो गई, तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से देखेंगे D का थर्ड, अभी D का थर्ड किसमें है, देखो A का 4 और T का थर्ड, ना तो इसमें है ये 4th वाले में भी है, तो 2 ऑप्शन कट हो गए। डी का जो हमारा थर्ड है अभी A भी हो सकता है और 4th ऑप्शन भी हो सकता है, अभी भी हमारा कट नहीं हुआ। उसके बाद देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जो थर्मल डिकम्पोजिशन है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन, इसमें देखो हमने ना जब स्टिक वाला जो क्वेश्चन किया था आस्क करके, हमने चीज़ें देखी थी उसमें ट्रिक के साथ कि हमारा जो A होता है वो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है, और जो हमारा वो है S था जो स्टार्च था,
और हमारा जो के था ना वो पोटेशियम क्लोरेट था। पोटेशियम क्लोरेट का इसलिए फॉर्मूला भी साथ के साथ करके चल रहा है। पोटेशियम क्लोरेट हमारा ClO3 होता है। अभी देखो जब ये ClO3 था हमारे पास पोटेशियम क्लोरेट, तो ये हमने देखा था कि मैच स्टिक जो होती है ना उसके ऊपर होता है, इट्स मीन उसे हीट दी जाती है, थर्मल दी जाती है, हीट दी जाती है। जब उसे रब करते हैं तब वो घिसने के बाद आग पकड़ लेता है, इसका मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन है। अगर उस क्वेश्चन को हमने साथ के साथ अच्छे से किया है ना, 2024 के जो क्वेश्चन है उनके फॉर्मूले भी साथ में कर लिए, तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में हमें इजी हो जाता है। तो अब देखेंगे सी का थर्ड किसमें, सी का फर्स्ट। तो सी का फर्स्ट हमारा बी का फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट किसमें है, फर्स्ट में है। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे और इस क्वेश्चन को बना लेंगे। बाकी इलेक्ट्रोलिसिस बचा, तो इलेक्ट्रोलिसिस हमारी एल्युमिनियम होती है और ये हमें पता भी कि एल्युमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू आता है। देखो 2024 में भी इसी से रिलेट करके क्वेश्चंस आए थे, एल्युमिनियम वाला भी पूछा था और ये जो आपका थर्मल वाला है KClO3 ये चीज भी पूछी गई थी उसमें। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं पेपर में एक दूसरे से लिंक होते हैं। अगर पेपर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लेते हैं ना तो हम यकीन मानिए बहुत सारा सिलेबस करके चल रहे होते हैं उसी सब्जेक्ट का। अब देखो इसमें क्या हो गया, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर, सेकेंड चैप्टर है 9th क्लास का, उसमें से है। इसमें जो एक टेबल है ना, टेबल तो इतनी मतलब कि ना आप इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें कितने भी स्टार लगा लो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अभी इसमें देख लेते हैं डायग्राम में उन्होंने क्या बोला है कि किस तरह से क्वेश्चन आया है हमारे पास। देखो क्या बताना है, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली, से पहले तो पढ़ना है विच ऑफ द फॉलोइंग कोलॉइड सिस्टम करेक्टली रिप्रेजेंट पॉइंट A, B एंड C। कोलॉइड्स हैं और उनमें क्या बनेगा, A और B, C को आपस में मिलाने के बाद, तो वो चीज़ देख लेते हैं। देखो A जो है ना, A हमारा कौन सा है, ये है लिक्विड। लिक्विड के अंदर हमने क्या किया, थोड़ा सा सॉलिड मिक्स कर दिया। तो लिक्विड के अंदर थोड़ा सा सॉलिड मिक्स किया तो मिस्ट बनेगा, नहीं बनेगा, मिल्क भी नहीं बनेगा, पेंट बनेगा इसमें। और कोलॉइड गैस भी नहीं बनती। देखो इसमें भी गैस यूज होती है, इसमें भी गैस यूज होती है, तो ये दो ऑप्शन तो आएंगे नहीं। तो यहाँ से भी हम कट करके थर्ड ऑप्शन के साथ जाते हैं। बाकी से देख लेते हैं पूरा। अब बी जो है ना, बी क्या है, हमारी गैस है और गैस के अंदर थोड़ा सा लिक्विड हमने गैस के अंदर थोड़ा सा सॉलिड मिक्स किया है। जब सॉलिड मिक्स किया है तो हमारा क्या बन गया, स्मोक। और तीसरा है हमारा गैस, गैस के साथ थोड़ा सा लिक्विड मिलाया है। जब लिक्विड मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, क्लाउड बन जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी, तो बी के साथ जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैच द कॉलम फर्स्ट विथ सेकंड। देखो ये फिर से मोल कंसेप्ट पे आ गया है। मोल कंसेप्ट, इससे हम सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये थोड़ा सा तो लेते ही है कि हमारा जो ये है ग्राम में है, ये सारी चीजें हमें मैच करनी है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ना, ये देखो कि सबसे इजी आपको क्या पड़ रहा है, सबसे पहले सबसे इजी वाले को निकाल लो। इजी वाला अगर मैच करके आंसर दे रहा है तो उससे आगे हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं दे रहा है तब हम फिर सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड से भी कोई आंसर नहीं बना तो फिर थर्ड वाला देखेंगे। सबसे पहले ना इसमें पकड़ने की कोशिश करो कि इसमें देखो हमें दे रखा है हीलियम का 28 ग्राम। तो इसमें देखो जो गिवन मास है और मोलर मास इससे निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला तो पहले ही आप लिख सकते हो कि जो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है ना, इस तरह के क्वेश्चंस में जो उससे आपका माइंड क्या हो जाता है, एकदम क्लियर हो जाता है कि आपको क्या निकालना है। तो इसमें लिख सकते हैं तुरंत, जैसे ही मोल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ये चीज लिख सकते हो आप। जब इस चीज को लिख लोगे तो आप देखो फर्स्ट से आपको क्लियर हो जाएगा कि 28 ग्राम हमें क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, मोलर मास हम निकाल सकते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा। सेकंड ऑप्शन ऑक्सीजन वाले में देखो मोलर मास हम निकाल सकते हैं, मोल हमें 0.5 दे रखे हैं तो गिवन मास निकालना होगा। थर्ड वाले में मोलिकुलर मास ऑफ कॉमन साल्ट, देखो ये सबसे इजी पड़ रहा है। कॉमन साल्ट हमारा क्या होता है, NaCl होता है, कॉमन साल्ट NaCl। अब सोडियम का हमें एटॉमिक नंबर पता होता है 11 होता है, तो इसका एटॉमिक मास जो होता है 23 होता है। प्लस में क्लोरीन का हमारा कितना होता है, 17 एटॉमिक नंबर होता है और इसका जो मास होता है वो 35.5 होता है। जब इसे ऐड करेंगे मोलर मास को तो हमारा मोलर मास कितना आ जाएगा, 58.5 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो ये सबसे इजी पड़ रहा है, तो इसे हम किसके साथ जाएंगे, फर्स्ट के साथ मैच कर देंगे। एक हमने अगर फाइंड कर लिया तो पहले ही उसे ऑप्शन के साथ देख लो कि कितने ऑप्शंस को हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं। अभी देखो हमारा जो थर्ड है ना, सी फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। क्या इसमें सी फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें सी फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। उसके बाद देखते हैं, देखो इसमें सी फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है, इसमें भी नहीं कर रहा। देखो इसका आंसर तो यहीं से बन गया कि जो सबसे इजी वाली चीज थी ना, वो हमने जैसे ही पिक करी और उसको जब टिक किया तो टिक करने के बाद हमें पता चल गया कि ये बी के साथ मैच करेगा।
बाकी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो इनको सभी को निकाल के देख लेते हैं कि किस तरह से। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को निकालते हैं। ए में हमें पता है, फॉर्मूला हमें पता है, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, गिवन मास हमें दे रखा है 28, और हमारे पास जो मोलर मास होता है ना हीलियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 2, और मास हो जाएगा 4। तो मोलर मास कितना हो जाएगा 4 से इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 मोल। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे 7। तो हमारा फर्स्ट जो है ना किसके साथ मैच करेगा, सेकंड के साथ मैच करेगा। उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन वाले में देखो क्या दे रखा है हमें, बी वाले में ऑक्सीजन में नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं 0.5 दे रखे हैं नंबर ऑफ मोल्स, इज इक्वल टू कर देंगे। गिवन मास हमें नहीं दे रखा तो उसे x मान लेंगे। और जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन का मोलर मास कैसे निकाल सकते हो, O2 मॉलिक्यूल है, मतलब 2 एटम्स है, और एक एटम का 8 होता है और मास होता है 16। 2 है, एक का 16 होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो अपॉन में क्या कर देंगे 32 इसमें कर देंगे। जब इसमें अपॉन में 32 कर देंगे तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 0.5 इंटू में 32 इज इक्वल टू x। अभी देखो जब पॉइंट को हटाते हैं तो पॉइंट के नीचे 1 लगा देते हैं, राइट साइड में जितनी डिजिट है उतनी 0 लगाते हैं। सॉल्व कर लेंगे इसे, 5 से इसे 2 टाइम्स जाएगा और 2 से इसे 16 टाइम्स कट कर सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 ग्राम। तो यहाँ से 16 ग्राम हमारा ऑक्सीजन का हो गया। तो इसे किसके साथ मैच करेंगे, 4th के साथ मैच करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम। देखो कैल्शियम डी वाला जो पोर्शन हम निकालेंगे, कैल्शियम में हमें मोल दे रखे हैं, इसमें भी क्या दे रखा है नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, इज इक्वल टू मास हमें नहीं दे रखा, वो हमें निकालना है। उसके बाद कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर 20 होता है और मास होता है 40। एक ही एटम है तो 40 लगा देंगे। अभी इसे जब सॉल्व करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 40 इज इक्वल टू x। पॉइंट को ऐसे ही हटाएंगे 1 करके, 0 पॉइंट आउट हो जाएगा 0। तो हमारा कितना हो जाएगा ये 60 ग्राम। तो कैल्शियम का कितना निकल जाएगा हमारा, जो कैल्शियम डी होगा वो जाएंगे हम 60 ग्राम के साथ। इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम ट्राई तो यही करेंगे कि हमारा टाइम सेव हो जाए और उस टाइम को हम या तो जनरल पेपर पे लगाएं या फिर दूसरे सब्जेक्ट पे लगाएं और अपने क्वेश्चन का भी 1 नंबर बना पाएं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा किससे आ गया, मूल कंसेप्ट से आ गया। तीसरा क्वेश्चन है एक ही फॉर्मूले से, सिंगल फॉर्मूले से। अभी फिर से अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया है तो हम नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पहले ही लिख लेंगे क्योंकि वो हमारे काम आने ही वाला है। तो ये क्या होता है हमारा गिवन मास अपॉन में हो जाता है हमारा मोलर मास। ये गिवन फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि मोल कंसेप्ट से क्या क्वेश्चन पूछा है। 206 ग्राम ऑफ मोल्टन सोडियम ब्रोमाइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, द मैक्सिमम मास ऑफ सोडियम ऑब्टेन विल बी। देखो इसमें क्या पूछ लिया, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ना पूछ के सोडियम का मास पूछ लिया कि सोडियम कितना होगा। अभी देखो पहले तो हम फॉर्मूला ही बना लेते हैं। जो सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा NaBr, क्योंकि Na हमारा जो रहने वाला है +1 चार्ज इस पे रहेगा और Br पे नेगेटिव होता है। तो ये क्या बन जाता है हमारा NaBr एक पूरा कंपाउंड बन जाता है। अभी जब हम कंपाउंड हमने बना लिया, एटम्स देख लिए कि कितने कितने एटम्स हैं। अभी इसमें सोडियम के कितने एटम्स हैं 1 है, और जो ब्रोमीन जो आपका ब्रोमीन है तो उसका भी कितना होगा 1 एटम होगा, दोनों के 1 एटम होंगे। तो ये चीज़ तो हमने पहले देख ली इसमें। अभी तक जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना उसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे। मान लो जैसे इसमें फर्स्ट एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स निकालने, लेकिन इसमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकालने, इसमें मास निकालना है। वो भी फॉर्मूले से बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकाले ना, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स की जगह हमें मास निकाल देना है, इतना सा चेंज करना है। कंसेप्ट वही है, वो आपका क्या फॉर्मूला वही है, सिर्फ उसको क्वेश्चन को घुमा दिया है। उस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है यही चीज आपको आनी चाहिए। तो मोल कंसेप्ट जो है ना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। अभी देखो ये मोल हो गया। अब सबसे पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स टोटल कंपाउंड का पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कंपाउंड के निकाल लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, गिवन मास हमारा कितना है 206 अपॉन में मोलर मास। अभी मोलर मास हमें NaBr का निकालना है। तो Na का हमें पता हो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास 23 होता है, तो 23 एटॉमिक मास हो जाएगा। उसके बाद Br का हमें दे रखा है, Br का एटॉमिक मास डायरेक्ट ही दे रखा है उन्होंने 80, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 103 हो जाएगा। अभी जब हम मोलर मास में से वैल्यू को पुट करते हैं तो ये कितने टाइम्स जाएगा इसका 2 टाइम्स,
मीन्स कंपाउंड के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स है ना वो 2 है। नंबर ऑफ मोल्स हमने कंपाउंड के अंदर निकाल लिए, फर्स्ट क्वेश्चन में भी वही किया था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अभी देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर ये पूछता सोडियम का तो हम कैसे निकाल लेते, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितनी है 2। यहाँ पे देखो वही फैमिली वाला हमारा वो हो गया कि नंबर ऑफ फैमिलीज इसमें क्या हो गई 2 हो गई। NaBr का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 2 है, उसमें 0.1 था, तो इसमें नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हो गई 2 हो गई। अब इसमें जो सोडियम है ना, सोडियम का एक मेंबर है और जो Br है उसका भी एक है। तो अभी देखो इसमें अगर हमें निकालना है कि 2 फैमिलीज में Na निकालने हैं तो 2 × 1 हो जाएंगे, मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने होते सोडियम के तो 2 हो जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाते हैं 2। तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के निकाल लेते हैं हम, तो जो सोडियम है ना, सोडियम के हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2 फैमिलीज हैं, एक सोडियम है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए। अभी देखो यहाँ से भी रिलेट करके इसका एटॉमिक मास हम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, नंबर ऑफ मोल्स टोटल निकाले, फिर सोडियम के निकाल दिए। सोडियम के निकालने के बाद क्या इसका हम एटॉमिक मास नहीं निकाल सकते, इसका मास निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है, देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है इज इक्वल टू गिवन मास हमें नहीं पता, उसके बाद मोलर मास हमें सोडियम का पता होता है, कितना होता है 23, सोडियम का मोलर मास यही तो है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × में 23, और 2 × में 23 जो वैल्यू होती है ना 46 की होती है, तो इसका 46 ग्राम जो होगा ना मास निकल के आ जाएगा। मीन क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। कंसेप्ट वही है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ स्टेटमेंट को कैसे घुमाना है वो उसने कर दिया। उसमें सारे का निकलवा लिया था, जैसे यहाँ पे Na का निकलवा लेता, Br का निकलवा लेता, नंबर ऑफ मोल्स सभी के निकलवा लिए थे फर्स्ट क्वेश्चन में। अब इसने सबके ना निकलवा के सोडियम के नंबर ऑफ मोल्स से ही हम इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, सॉरी मोलर मास नहीं गिवन मास निकाल सकते हैं, तो गिवन मास निकाल लिया। तो किस तरह से क्वेश्चन को क्या करता है ना एग्जामिनर, हमेशा घुमा के देता है, तो वो चीज़ हमें पकड़नी होती है। ठीक है, इसे हम रिलेट करके सारे न्यूमेरिकल्स को ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9th क्लास है ये हमारा सेपरेशन वाला, तो सेपरेशन वाले से दिए हैं कि किस मेथड से किसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मैच करना है। अभी देखो आयरन मिक्स विद वाटर, इसे कैसे सेपरेट किया जाएगा। आयरन पाउडर है आपका विद फ्लोर और सॉल्ट मिक्स किया गया है पानी में, और किडनी बीन्स है आपके राइस फ्लोर के अंदर। देखो इसमें सबसे इजी कौन सा लग रहा है, इस तरह के क्वेश्चन को ना हमेशा वही ट्राई किया करो कि आपको ना ऑप्शन में से एलिमिनेट करना है, तो जो सबसे इजी स्टेटमेंट लग रही है ना जो आपने पढ़ रखी है उस चीज को पकड़ने की कोशिश किया करो। इसमें से देखो सबसे इजी अगर हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तो किडनी बीन्स मिक्स विद राइस फ्लोर, जो आपका क्या होता है ना चावल का आटा होता है, उसमें किडनी बीन्स पड़े हैं, अगर राजमा पड़े हैं तो अपने कैसे निकाल सकते हो, हैंड पिकिंग से भी निकाल सकते हो, अगर ज्यादा है तो उन्हें छान के निकाल सकते हो। तो छलनी की मदद से आप क्या करोगे, आटा नीचे छन के चला जाएगा और जो किडनी बीन्स है वो ऊपर रह जाएंगे, क्योंकि उनके दाने क्या है बड़े हैं, पार्टिकल्स बड़े हैं। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, सीविंग से कर सकते हैं किडनी बीन्स को। अभी देखो अगर एक चीज भी आप इसमें से पकड़ पाए तो इसे ही साथ के साथ मैच कर लो कि आपका डी जो है फर्स्ट के साथ जाएगा, डी फर्स्ट के साथ है, डी फर्स्ट के साथ है नहीं, डी आपका फर्स्ट के साथ किसमें है, देखो इसमें भी आपका डी फर्स्ट के साथ नहीं है। देखो क्वेश्चन का आंसर आपका यही बन गया, आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत भी इसमें नहीं। मोस्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इजी वाले कंसेप्ट को पकड़ो और ऑप्शन के साथ चले जाओ। तो ये बन गया। अभी हम सिर्फ अभी इसका अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारे को देख लेते हैं। एक एक ऑप्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर ऑप्शन से फिर कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो अब सेकंड को देखते लेते हैं, आपका ऑयल मिक्स विद वाटर एंड आयरन पाउडर। देखो आयरन पाउडर से हमें पता चल गया कि लोहा जो है ना उसे चुंबक के थ्रू अलग किया जा सकता है, क्योंकि चुंबक से वो चिपकता है। तो आयरन क्या हो जाएगा, मैग्नेट से हम अलग कर सकते हैं। उसके बाद सॉल्ट है अगर वाटर में तो इवेपोरेशन गर्म करके उसे अलग कर सकते हैं। और जो आपका फिर क्या बचा, ऑयल वाला बचा, तो वो डिकेंटेशन से हम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस किस में जाते हैं, बी के साथ जाते हैं। तो ये आपका आंसर बन गया। देखो इस तरह के क्वेश्चन को इजी के साथ अगर आप पकड़ पा रहे हो ना ऐसे, तो इसका मतलब ये है कि आप टाइम सेव कर पा रहे हो। उस टाइम को आप जनरल पेपर में लगा सकते हो या फिर अदर सब्जेक्ट में लगा सकते हो। बहुत आराम से आपका स्कोर यहाँ तो पूरा होने ही वाला है। उन दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं ना उसमें टाइम लगता है, थोड़ा मैथ और आपकी रीजनिंग होती है, तो उस टाइम को उसमें दे सकते हो, जिससे कि आप वहाँ भी बहुत अच्छा खासा स्कोर कर सको।
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होती है, एक्सो से ही हम समझ लेते हैं। एक्सो का मतलब होता है आउट, है ना। ये ट्रिक देखते हैं हम कि एक्सो ओ आ रहा है इसमें, आउट में भी ओ आता है, तो एक्सो मीन्स आउट, जिसमें से जो रिएक्शन होती है तो हीट आउट होती है, निकलती है, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अभी देखो इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होंगी ये बताना है। रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विकलाइम, जो हमारा क्विकलाइम होता है ना CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें जब हम पानी को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो ये फॉर्मूलेज वगैरह ना जब क्वेश्चंस करते हो तो साथ के साथ सारे पता होने चाहिए हमें। तो लाइम वाटर या क्विकलाइम इसे बोलते हैं। जो लाइम वाटर होता है ना, जब पानी पहले के टाइम में, जब पेंटिंग, आज के टाइम में तो लोग मोस्टली पेंटिंग कराते हैं, पहले जो सफेदी वगैरह कराते थे ना, तो वो चूना सा आता था, चूने को पानी के अंदर जब डालते थे ना तो वो कंटेनर बहुत ज्यादा गर्म हो जाता था। इसका मतलब उसमें से हीट निकलती है अगर वो गर्म हो जा रहा है तो जो क्विकलाइम है आपका, उससे क्या होगा, पानी मिला के लाइम वाटर बनेगा, इट्स मीन हीट निकलेगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एक्सो है तो यहाँ पे हम टिक कर लेंगे कि ये तो सही है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड हमें पता होता है, जब एसिड होता है ना उसको में पानी जब मिलाते हैं वही डाइल्यूशन ऑफ एसिड होता है। तो जब पानी मिलाते हैं तो उसमें से भी हीट निकलती है, तो ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर। देखो इवेपोरेशन ऑफ वाटर को अगर गर्म करना है तो हमें हीट देनी पड़ेगी। जब उसके नीचे आग जली होगी तभी तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। जब उसे हम हीट दे रहे हैं, उसे गर्म कर रहे हैं, या फिर उसमें क्या है एंट्री करा रहे हैं मीन्स हीट की, तब जाके वो गर्म हो रहा है, तब इवेपोरेट होगा। तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब ही होता है, एंडोथर्मिक का मतलब होता है एंटर कराना हीट का या फिर एनर्जी का। एंडो मीन्स एंटर, तो ऐसे याद रखेंगे, दोनों में ई है, एंटर और एंडो। तो एंडो जो थर्मो रिएक्शन होती है उनमें एंटर कराते हैं हीट को, तब जाके वो रिएक्शन क्या होती है, अकर होती है। तो इवेपोरेशन, अगर पानी को बॉयल कराना है तो उसको हीट देनी पड़ेगी, एंटर करानी पड़ेगी हीट, तो एंडोथर्मिक। सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर जो होता है ना वो भी हीट अब्जॉर्ब करके ही डायरेक्ट आपका क्या होती है, वो कैम्फर की गोलियां होती है ना, सीधे लिक्विड में ना चेंज होकर सॉलिड से सीधे की सीधी गैस में चेंज हो जाती हैं। जो आपकी कैम्फर की गोलियां होती हैं तो सॉलिड फॉर्म से वो सीधी किस में जाती हैं, गैसियस फॉर्म में जाती हैं। इसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कब होता है आपका, जब वो हीट को एब्जॉर्ब कर रही हैं। तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या होगी, एंडोथर्मिक हो गई। जब आपने ये सारी चीजें देख ली तो एक्सो वाले कौन से ऑप्शन हुए, फर्स्ट एंड सेकंड हमारे किस में है, ऑप्शन ए में है। तो हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे और इस तरह से इस क्वेश्चन को बना लेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच फॉर्मूला ऑफ कैरोलाइट। तो कैरोलाइट आपका क्या है, 10th चैप्टर से, 10th क्लास से ही है। देखो ये एक फॉर्मूला है, ये थोड़ी से आपको क्रैमिंग ही करने पड़ेंगे कुछ फॉर्मूले, लेकिन इन्हें ट्रिक के साथ कर सकते हैं। जैसे कैरोलाइट है ना, तो कैरोलाइट का फॉर्मूला हमारा जो होता है ना Na3AlF6 होता है। तो इसमें हम कुछ हिंट बना सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं, जिससे कि हम नेक्स्ट टाइम भी हमारा ये किसी ऑप्शन में डाल के दे दे तो उस चीज को आराम से पिक कर सकें या हटा सकें। तो उसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। क्या ट्रिक है हमारी, इसमें है 3, इसमें क्या रख सकते हो यार, 3 नॉर्मल आलू के 6 फुलके, ऐसे थोड़ा सा याद रखेंगे। 3 नॉर्मल आलू के 6 फुलके, 3 आपके नॉर्मल आलू हैं और उनके 6 फुलके हैं, ठीक है। 3 नॉर्मल आलू, 3 मीन्स 3 है Na के साथ, Na3। 3 नॉर्मल आलू मीन्स Al है, 3 नॉर्मल आलू के 6 फुलके, तो जो F है ना वो आपका 6 है। 3 नॉर्मल आलू के 6 फुलके। ये थोड़ी सी ट्रिक्स हम अपनी तरफ से भी कोई हम बना सकते हैं कि जिससे हमें अगर एक बार कैरोलाइट को देख ले तो बार बार उसके फॉर्मूले को पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक बार से हमें याद आ जाए कि क्या ट्रिक थी, तो वो हमारा क्लियर हो जाए कि नेक्स्ट टाइम में भी कैरोलाइट किसी ऑप्शन के साथ या किसी और चीज में एलिमिनेट करने के लिए दे देते, उसे हम इजिली पहचान सकें। 3 नॉर्मल आलू के 6 फुलके, ठीक है। तो इसे हिंट के साथ जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है कि कौन सी चीज सही नहीं है। देखो, व्हेन ए कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। जब केमिकल को बर्न करते हैं तो फिजिकल और केमिकल दोनों चेंजेस होते हैं। 10th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं हम लोग, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है एनऑर्बिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। एनऑर्बिक का मतलब ही होता है, एन मीन्स नहीं, क्या नहीं है भाई, और एयर नहीं है, एयर का मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तब बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर रहे हैं एनिमल वेस्ट को और बायोगैस बना रहे हैं। बायोगैस में क्या बनाते हैं, वो CH4 मीथेन गैस बनाते हैं। तो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जो बैक्टीरिया बायोगैस बनाते हैं
उन्हें आप एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेशन करते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट्स क्या है, ये बिल्कुल सही है कि वो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के भी डाइजेस्ट कर सकते हैं और बायोगैस बना सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद जाते हैं डिपोजिटिंग ए लेयर ऑफ आयरन इन जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन देखो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था गैल्वेनाइजेशन से, अब इसमें एक ऑप्शन में डाल दिया इसी चीज को। गैल्वेनाइजेशन जो हमने देखा था कि जो गले ना, जिसकी वजह से, तो वो जिंक था कि आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग होती है, तो जिंक की कोटिंग आयरन के ऊपर से होती है, आयरन की कोटिंग जिंक के ऊपर नहीं होती। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज ए फिजिकल चेंज। हम स्ट्रेच करें बट रबर बैंड को फिर से छोड़ देंगे तो अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा, उसमें केमिकली कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो हमारा फिजिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज में कोई नई चीज़ बनती है, तो ये नई चीज़ कुछ बनेगी नहीं, उसको हमने स्ट्रेच किया और छोड़ दिया तो वो नॉर्मल अपनी पोजीशन गेन कर लेगा, तो फिजिकल चेंज है। ये भी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो सी है, तो सी के साथ जाएंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोफिलिक एंड ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट का ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आता है। डिटर्जेंट का पूछ लेगा, कभी सोप का पूछ लेगा, हाइड्रोफिलिक एंड पूछ लेगा, कभी हाइड्रोफोबिक एंड पूछ लेगा। तो ये कंसेप्ट हमें थोड़ा सा जो 10th क्लास है उस चैप्टर में से कर लेना है, कार्बन एंड कंपाउंड से। देखो इसमें क्या है, जो हमारा मिशेल होता है ना, मिशेल जो हमारा बनता है वो बीच में ऑयल है या फिर हमारी डर्ट गंदगी जो होती है, तो इस तरह से हमारा मिशेल का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो हाइड्रोफिलिक एंड होता है, जो फिलिक वाला एंड होता है ना वो बाहर होता है पानी की साइड, और जो फोबिक वाला एंड होता है ना वो गंदगी की साइड होता है। अब देखो इसे कैसे हमेशा के लिए लर्न करते हैं। फोबिक मीन्स फोबिया से होता है। किससे फोबिया होता है, फोबिया एक तरह से डर होता है, हमें पता है बीमारियां होती हैं। फोबिया होता है पानी से। हाइड्रोफोबिक मीन्स फोबिया है पानी से, अगर उसे पानी से फोबिया तो पानी के साथ अटैच नहीं होगा, अगर किसी चीज से दिक्कत है तो उस चीज से दूर भागते हैं ना। तो फोबिया वाला फोबिक वाला जो पार्ट है ना वो गंदगी के साथ ज्यादा क्या अटैच होता है, ऑयल के साथ या डट के साथ। तो फोबिक जो वाला पार्ट होता है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट वो गंदगी के साथ, और जो फिलिक होता है ना, फिलिक का मतलब ही होता है लविंग मीन्स अपना उसको लाइक करना। जब ये क्या करता है, पानी को लाइक करने वाला, किसको लाइक करता है, किसका लविंग है, H2O का लविंग है, तो ये पानी को लाइक करता है, तो पानी के साथ इसका ये वाला एंड ऐड होता है जाके। तो फोबिक मीन्स गंदगी के साथ जो आपका एंड ऐड हो रहा है वो फोबिक है, और जो पानी के साथ जा रहा है वो फिलिक है। ऐसे मिसल की फॉर्मुलेशन होती है। अब इसमें देख लेते हैं जो फोबिक वाला पार्ट है और फिलिक वाला पार्ट क्या होता है। देखो जो फोबिक वाला पार्ट होता है ना वो कार्बन चेन हमारी मोस्टली होती है, जितने भी कार्बन की होते हैं ना वो कार्बनिक चेन होती है, और जो फिलिक वाला पार्ट होता है ना वो या तो कार्बनिक फॉर्म होगी या सल्फेट फॉर्म होगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिक के साथ देख लेंगे। जो DS आपको क्या करना है, DS थोड़ा सा लर्न करना है कि जो डिटर्जेंट होते हैं ना उसमें सल्फेट फॉर्म होती है। DS होता है डिटर्जेंट और S से होता है सल्फेट। इट्स मीन जो सल्फेट है ना ये वाला पोर्शन है, ये आपका हाइड्रोफिलिक एंड होगा डिटर्जेंट के अंदर, सल्फेट फॉर्म। अगर ये पूछ लेता सोप के अंदर भी बहुत बार इसका क्वेश्चन आता है कि सोप के अंदर क्या होती है। तो जो सोप होती है ना, तो सोप के साथ पढ़ सकते हैं CS, ठीक है। इस ट्रिक के साथ जा सकते हैं कि जो सोप होता है ना, सोप में कार्बनिक फॉर्म होती है, तो कार्बनिक हमारी कौन सी है, ये है। तो अगर सोप में हाइड्रोफिलिक एंड पूछ लेता तो हमारा क्या आ जाता है, ऑप्शन नंबर D आ जाता है, क्योंकि सोप में भी बहुत बार पूछता है, तो इस चीज को इसके साथ ही प्रिपेयर करके चलेंगे। और जो हमारा डिटर्जेंट है, तो डिटर्जेंट के पास तो हमारी सोडियम की सल्फेट फॉर्म ही होती है, तो हम ऑप्शन नंबर C के साथ जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द apparatus given below is used to study the diffusion of number of gases at the same temperature and pressure। देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारा 11th से जा रहा है, 10th से तो हम इसे नहीं बना सकते, क्योंकि 11th का जो चैप्टर है ना स्टेट ऑफ मैटर से जाता है कि इसमें ग्राम्स लॉ है। ग्राम्स लॉ हमारा क्या कहता है, ग्राम्स लॉ का होता है कि आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आपका जो होता है मोलर मास। मीन्स अगर आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ रहा है तो मोलर मास कम होना चाहिए, और अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा इट्स मीन मोलर मास हमारा क्या होगा, कम होगा। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये थोड़ा 11th से जा रहा क्वेश्चन। बाकी इसमें ये होता है अगर सेम मोलर मास है तो सेम डिफ्यूजन होगा। सेम अगर मोलर मास है तो इसका मतलब है सेम डिफ्यूजन होगा। अभी इन जो गैसेस दे रखी हैं तो हमें यही देखना है इसमें कि किन किन का सेम मोलर मास है जिससे कि डिफ्यूजन सेम हो।
तो फर्स्ट में देख लेते हैं, सेम मोलर मास हमें निकालना होगा। सेम मोलर मास देखो यहाँ से निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप ये देख सकते हो ना कि जो आपका N है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 3 है, तो इनका जो मोलर मास होगा हमें पता है ना बहुत ज़्यादा होने वाला है एज कम्पेयर टू H, क्योंकि इसका तो मोलर मास 2 ही होगा, इसमें तो ऑलरेडी 3 है, तो 3 प्लस जाके होगा, तो इनका मोलर मास तो सेम होना नहीं है, तो ये वाला तो वैसे ही कट हो जाता है। उसके बाद CO का देख लेते हैं। देखो CO का हमारा कितना होता है, C का हम मोलर मास निकालते हैं तो C का कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस में ऑक्सीजन का हमें पता होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका 16 हो जाएगा, तो इसका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा हमारा CO का। 28 मोलर मास हो गया CO का। उसके बाद SO2 का देख लेते हो। SO2 का S का हमारा 32 होता है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है और एक का 16 होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 64 के अप्रॉक्स आ जाएगा। उसके बाद है CO का और N2 का। देखो CO का तो हम 28 पहले ही निकाल चुके हैं कि CO का कितना है 28 है। N2 का निकाल देंगे। N2 का एटॉमिक नंबर 7, 14 ही होता है, 2 एटम्स हैं इसके, तो इट्स मीन 14, तो ये कितना हो गया 28। देखो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि N2 का भी 28 है और हमारा CO का भी 28 है, दोनों का जो मास है ना मोलर मास वो 28 है। इसका मतलब डिफ्यूजन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। इसके बाद हमें अलग चेक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम इन दोनों का भी चेक करके देख सकते हैं, वो भी सेम नहीं आने वाला, तो मीन्स सेम एटॉमिक मोलर मास सेम, उसका क्या हो जाएगा डिफ्यूजन हो जाएगा। ये थोड़ा 11 से है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने पढ़ी है अगर ट्रिक के साथ, तो हमारा क्या हो जाता है, कैटरीना ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, ZN होता है, जैन, फरारी। तो देखो इससे ही हम लगा सकते हैं कि सबसे ज्यादा हमारा एटॉमिक मास किसका, रिएक्टिविटी किसकी है, सोडियम की, पोटेशियम की। पोटेशियम इसमें दे नहीं रखा तो हम सोडियम से है, तो सोडियम की देखेंगे, नंबर फर्स्ट पे आएगी इनके कंपैरिजन में। सोडियम के बाद हमारा क्या आएगा, मैग्नीशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम आएगा, और मैग्नीशियम के बाद हमारा जिंक आने वाला है, और जिंक के बाद आयरन आएगा। इट्स मीन हमारा जो ऑप्शन होगा वो D। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज अगर हमें पता है तो हर साल इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ट्रिक के साथ करो या जैसे भी आपको लर्न होती है वैसे इसको लर्न तो बिल्कुल रखना ही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फ्लेम। फ्लेम के रेस्पेक्ट में आ गया कि फ्लेम में से इनमें से कौन सा क्वेश्चन जो है ना सही होगा। देखो हमने जो 8th में कंबसन वाला चैप्टर था ना उससे पढ़ा भी था कि 3 जोन्स होते हैं हमारे, 3 जोन्स होते हैं। तो ये चीजें अगर हमने एक क्वेश्चन पढ़ा है ना, अगर उसी क्वेश्चन को साथ साथ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो नेक्स्ट ईयर उसमें से एग्जामिनर कैसे भी घुमा के क्वेश्चन देते वो आप आराम से कर लेते हो। कैसे, आपने देखो ये देखा था ना कि टेम्परेचर होता है सबसे अंदर वाले में सबसे कम होता है और उसका फ्लेम कैसा होता है, ब्लैक होता है। बीच वाले में कंबसन पार्शियल होता है और उसका जो फ्लेम होता है वो येलो होता है, ये चीज हमने देखी थी। और जो आउटर वाला था वो कंप्लीट कंबसन होता है और उसका फ्लेम जो होता है ना ब्लू होता है, टेम्परेचर उसका हाई होता है। ये चीज हमने देखी थी, तीनों ही देख ली थी। उसमें बीच वाले का टेम्परेचर पूछ लिया था। इसमें देखो स्टेटमेंट में क्या पूछा उस चीज को देख लेते हैं। आउटर जोन ऑफ द फ्लेम इज द हॉटेस्ट पार्ट वेयर द कंप्लीट कंबसन टेक्स प्लेस। ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना उसमें कंप्लीट कंबसन होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। उसके बाद सेकंड देखते हैं इसमें से क्या पूछिए, करेक्ट वाली पूछनी है, वैसे तो हमारा आंसर यही बन जाता है, तो आगे हमें बढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अभी इसे पूरा देख लेते हैं। मिडिल जोन ऑफ द फ्लेम इज द रेड कलर। देखो ये नहीं होता, मिडिल वाला हमारा रेड नहीं होता, कैसा होता है, येलो कलर का होता है। उसके बाद है इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज अ मॉडरेटली हॉट। क्या सबसे अंदर का मॉडरेटली हॉट होता है? नहीं होता, वो उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। उसके बाद है इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज ऑफ द ब्लू कलर। ब्लू कलर का नहीं होता, वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है। तो जो सही स्टेटमेंट है उसके साथ हम जाएंगे और वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस इंडिकेटर। देखो एसिड बेस इंडिकेटर हमारे क्या होते हैं, 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है एसिड बेस। तो इंडिकेटर का मतलब ही इंडिकेट करना होता है, तो जो इंडिकेट करे कि इसमें एसिड है कि बेस है वो इंडिकेटर होते हैं। अभी देखो विनेगर तो खुद एसिड होता है विनेगर के अंदर। तो लाइम वाटर बेसिक होता है। उसके बाद टर्मरिक हमारा नेचुरल इंडिकेटर होता है जो एसिड और बेस को दिखाता है। उसके बाद बेकिंग सोडा तो हमारा खुद बेस होता है NaCO3। ठीक है, ये क्या होता है हमारा NaHCO3। और लाइम वाटर हमारा क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है हमारा, जिसे स्लेक लाइम भी बोलते हैं। और विनेगर हमारा क्या होता है, विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। ठीक है, 5 to 8%। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं, ये तो तीनों तो होते नहीं। टर्मरिक हमारा नेचुरल होता है, ये चीज़ें हम बार बार पढ़ते भी हैं
कि जो हल्दी होती है उसका दाग जो सोप होता है ना उसके कारण लाल कलर का हो जाता है, इसका मतलब वो किसको दिखाता है, तो वो हमारा बेस को दिखाता है। तो ये इस तरह से हम इसे आराम से कर सकते हैं। उसके बाद है विच ऑफ दीज इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में थर्ड चैप्टर में से मेटल एंड नॉन मेटल में से ये वाला क्वेश्चन है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में कोक का यूज होता है। देखो कोल तार तो हमारा फ्यूल की तरह काम करता है, कोल गैस फ्यूल की तरह काम करती है, कोल तार हमारा केमिकल की तरह काम करता है, और हमारा पेट्रोलियम जो होता है ना वो भी फ्यूल की तरह ही काम करता है। जो हमारी CNG हो गई, डीजल हो गया, ये सारे फ्यूल की तरह काम आते हैं। तो कोक है ना, कोक का ही इस्तेमाल सिर्फ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में किया जाता है, बाकी का नहीं किया जाता। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ब्राउन कोल लो इन कार्बन कंटेंट 60 to 70%, हाई इन मॉइस्चर कंटेंट एंड जनरली यूज्ड इन पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से देखो कार्बन का ये जो चैप्टर है ना हमारा 8th क्लास का, तो इसमें से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें CTET में भी बार बार क्वेश्चन आते हैं, DSSB में भी आते हैं और HTET में भी, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या है ना, इसका जो आंसर होगा 60 to 70% जो हाई मॉइस्चर होता है, कार्बन होता है, तो वो लिग्नाइट होता है। ठीक है, इसका आंसर तो अभी B होगा। लेकिन इसको ना कैसे पढ़ते हैं हम, इसमें इस एंथ्रासाइट होता है ना, बेस्ट क्वालिटी का होता है, नंबर 2 क्वालिटी पे बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट 3rd क्वालिटी पे होता है, पीट जो होता है ना वो 4th क्वालिटी का होता है। इसका मतलब उसमें कार्बन की जो प्योरिटी है ना या उसकी जो प्रेजेंस है वो कम होती है। तो इस तरह से इसका वो होता है सीक्वेंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि एंथ्रासाइट, ये पूछ लेगा सारे डाल के कि इसकी बेस्ट क्वालिटी का कौन सा है, तो एंथ्रासाइट हो गया। कई बार क्वेश्चन आया है स्टेट में कि लोएस्ट क्वालिटी का कौन सा है, तो लोएस्ट क्वालिटी का पीट हो जाता है। तो इसे लर्न करने की जो हमारी ट्रिक होती है ना वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होती है। जब हम अल्फ़ाबेट्स को पढ़ते हैं ना तो कैसे पढ़ते हैं, ऐसे ही हम लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स को। तो देखो अल्फ़ाबेट्स के थ्रू भी इसे बहुत आराम से, जिससे कि हमारे माइंड से कभी इधर उधर ना हो, आराम से हम इस क्वेश्चन को बना ले। तो कैसे करते हैं कि बेस्ट क्वालिटी का जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले A है तो A से होता है, फिर सेकंड नंबर पे B से होता है, उसके बाद सीधा जाओ L पर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फिर L आता है तो लिग्नाइट हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है, पीट होता है। लास्ट में जो होता है पीट होता है। सबसे कम क्वालिटी किसकी होती है, पीट की होती है, और इसकी थोड़ी बहुत जो क्वालिटीज है ना तो वो साथ के साथ पढ़ के भी चल रही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। टेम्परेचर चेंज ड्यूरिंग द क्लीनिंग चेंजिंग ऑफ गैस। देखो जब चेंज होती है ना आपकी, जैसे मान लो आपने पानी को गर्म किया है, पानी को गर्म करने 100% तक तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन 100 के बाद वो जो लिक्विड फॉर्म है ना वो लिक्विड से गैस में चेंज होती है, तो उस टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। वो जो एनर्जी होती है हमारी, हीट होती है हम प्रोवाइड करते हैं, वो स्टेट चेंज के लिए यूज हो जाती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। सेकेंड देख लेते हैं, ड्राई आइस गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैसेस अंडर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन। देखो जो ड्राई आइस होती है हमारी क्या होती है, CO2 ही होती है, और CO2 क्या होती है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन में क्या हो जाती है, सीधी हमारी किस में, ड्राई आइस जो होती है ना वो सीधी गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है। उसके बाद है हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंडिकेट वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स। देखो ये गलत है, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा। इसने क्या बोल दिया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा कम है और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। उसके बाद है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जनरली हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये चीज़ें हमने पढ़ ली हैं कि लेटेंट हीट 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसमें ही है अच्छे से कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जो हीट होती है ना वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारा क्या होता है, जो पानी जो होता है ना उसे गर्म कर रहे होते हैं, तब उसमें जो एनर्जी हीट हम दे रहे हैं वो पानी से लिक्विड से हमारा गैस बनाने में जो यूज हो रही है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, तो वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो सॉलिड है ना, सॉलिड को लिक्विड में अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा होती है उसमें छुपी हुई हीट। तो ये स्टेटमेंट ही हमारी बिल्कुल सही है। तो इसमें देखो किसके साथ जाएंगे हम, सेकंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ हमारा किस में दे रखा है, बी में दे रखा है, तो इसका आंसर जो होगा ना सेकंड और फोर्थ।
देखो 2023 में हमारे 17 ही क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आए थे, तो उनको हमने देख लिया अच्छे से कि इनके साथ साथ हम सिलेबस को कैसे करेंगे। ये हमारी बेस्ट अप्रोच होती है, जिससे कि हमारे टाइम भी सेव हो जाए, हमारा स्कोर भी बिल्कुल मतलब नंबर पूरे आए और हम प्रिपरेशन को अपनी बेस्ट जो है ना डायरेक्शन कैसे दे सकें।